हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको पता है कि अभी हमारा सेशन चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, अर्थात विश्व का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने एशिया महादेश का जो बेसिक जानकारी था, बेसिक कन्फर्मेशन को समझ चुके हैं। और साथ ही एशिया महादेश के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण कंट्री जिसका नाम था पाकिस्तान, जिसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। आज का टॉपिक स्पेशल होगा एशिया महादेश के अंतर्गत ही आने वाली एक अन्य कंट्री जिसका नाम है अफगानिस्तान। और आज हम लोग अफगानिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अफगानिस्तान एक समग्र अध्ययन, यानी अफगानिस्तान के बारे में हम लोग सारे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान किस महादेश में आती है, तो एशिया महादेश में। इसकी राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी काबुल है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काबुल है, काबुल। इसको प्राचीन काल में एरियाना बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्राचीन काल में इसे क्या बोला जाता था? तो एरियाना इसे प्राचीन काल में बोला जाता था। जबकि मध्यकाल की बात करें, क्या अभी तक हम लोगों ने देखा कि एशिया, ये जो अफगानिस्तान है वो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। जबकि इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी काबुल है। और साथ ही ये इसको प्राचीन काल में एरियाना बोला जाता था, जबकि मध्यकाल में बोला जाता था, क्या बोला जाता था? खुरासान। ठीक है, खुरासान मध्यकाल में इसको बोला जाता था। प्राचीन काल में एरियाना के नाम से जाना जाता था अफगानिस्तान, मध्यकाल में इसको खुरासान कहा जाता था। अब कुछ और चीज़ों को देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये है जो क्या करती थी, रूस और ब्रिटिश भारत के साथ ये अंतस्थ राज बनाने का काम करती है। अंतस्थ राज कहने का तात्पर्य हुआ बफर स्टेट। ठीक है, किसके किसके बीच? रूस और ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत कहने का मतलब है कि जिस समय हमारे भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय अफगानिस्तान है जो रूस और जो ब्रिटिश भारत था उसके साथ अंतस्थ राज बनाने का काम कर रही थी, यानी बफर स्टेट बनाती थी। ठीक है, अब बात रहा कि ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का जो स्थिति है वो किस डायरेक्शन में, यानी एशिया के किस डायरेक्शन में? तो एशिया के ये दक्षिण हिस्से में है, दक्षिणी दिशा में। किस डायरेक्शन में? तो दक्षिणी दिशा में है। जबकि इसके जो मुख्य पर्वत की बात करें, मुख्य पर्वत है हिंदू कुश, नाम आप लोग सुने होंगे, हिंदू कुश। उसके बाद कोहबाबा, उसके बाद चगाई पहाड़ियाँ। ठीक है, इसकी जो मुख्य पर्वत है वो है हिंदू कुश और कोहबाबा और चगाई। ये तीन है जो यहाँ की मुख्य पर्वत है, पर्वत श्रेणी है ये। ठीक है, जबकि यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें, तो यहाँ पे नदी है काबुल है। काबुल यहाँ की राजधानी है, तो काबुल के नाम पे ही एक नदी है। फिर कुर्रम है। कुर्रम नदी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। उसके बाद हेलमंद नदी है और मोरगांव और खस, ये यहाँ का नदी है। आपसे प्रश्न आएगा कि अफगानिस्तान का इनमें से कौन सा एक मुख्य पर्वत श्रेणी है? आपको ऑप्शन रहेगा हिंदू कुश और 3 अन्य ऑप्शन दे देगा, तो आपको हिंदू कुश में टिक आउट करना, क्योंकि अफगानिस्तान का मुख्य पर्वत हिंदू कुश, कोहबाबा और चगाई पहाड़ियाँ हैं। जबकि यहाँ की प्रमुख नदी काबुल नदी, जो कि काबुल अफगानिस्तान का राजधानी है, काबुल नदी, कुर्रम नदी, हेलमंद नदी, मोरगांव नदी और खस नदी। ठीक है, खस नदी। तो ये आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस्लाम जो धर्म होता है उसमें भी
इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय के लोग रहते हैं। संप्रदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुलता अत्यधिक है। इसका कहने का मतलब हुआ कि एशिया में किस संप्रदाय का लोग रहता है, तो इस्लाम धर्म का सुन्नी संप्रदाय का जो लोग है इसकी बहुलता है यहाँ पे, यानी अधिक मात्रा में यहाँ पे ये निवास करते हैं। यानी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में सुन्नी संप्रदाय के लोग रहते हैं मुख्य रूप से। अब इसकी जो सरकारी भाषा यानी राष्ट्रीय भाषा, किसकी राष्ट्रीय भाषा पश्तो। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय भाषा पश्तो है। आप लोग कभी सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो आप लोग इसको नोट करेंगे। जबकि यहाँ की प्रमुख जो जनजाति की बात करें, यानी कौन से जनजाति रहता है, तो प्रमुख जनजाति की बात करें हम तो इसको आप लोग नोट करेंगे। प्रमुख जनजाति में आ जाता है पख्तून है, सबसे पहले पख्तून, उसके बाद है ताजीब, राजीब नहीं ताजीब, और हजारा। ये मुख्य रूप से तीन प्रमुख जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। कौन कौन जनजाति, पख्तून जनजाति, ताजिक जनजाति और हजारा जनजाति। जबकि यहाँ पे किस धर्म के लोग रहते हैं, तो इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। और किस संप्रदाय के लोग, तो सुन्नी संप्रदाय के लोग, क्योंकि सुन्नी इस्लाम धर्म का सुन्नी संप्रदाय का जो यहाँ पे बहुलता है वो अत्यधिक मात्रा में है, इसीलिए यहाँ पे सुन्नी संप्रदाय के लोग रहते हैं जो कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत आता है। जबकि इसकी राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो पश्तो इसका राष्ट्रीय भाषा है। जिस तरीके से हमारे इंडिया का राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा हिंदी है, उसी तरीके से अफगानिस्तान का राष्ट्रीय भाषा पश्तो है। जबकि यहाँ पे मुख्य रूप से निवास करने वाले जनजाति पख्तून है, ताजिब है और हजारा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी है, ये सब इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों को और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्य कृषि क्या होता है, तो अफगानिस्तान का जो मुख्य कृषि है वो सबसे पहले यहाँ पे आता है मुख्य कृषि। आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान का जो प्रमुख कृषि है वो क्या है। क्या प्रमुख कृषि यानी कि प्रमुख फसल, तो यहाँ पे सबसे पहले अफीम हो गया। उसके बाद और कुछ है, जैसे फल है, सूखा मेवा, उसके बाद मूंगफली, ऊन यहाँ का मुख्य फसल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात रहा कि अफगानिस्तान का प्रमुख फसल कौन कौन है, तो अफगानिस्तान का प्रमुख फसल अफीम है, उसके बाद फल है, कुछ सूखा मेवा भी है, मूंगफली और ऊन यहाँ पे मुख्य रूप से इसकी खेती किया जाता है। लेकिन अब बात रहा कि ये जो अफीम है, अफीम को सबसे 1 नंबर पे क्यों रखा गया, तो अफीम उत्पादन के मामले में ये जो अफगानिस्तान है वो विश्व का 92% अफीम उत्पादन अफगानिस्तान में ही किया जाता है। यानी आप लोग क्या समझेंगे कि ड्रग्स के मामले में अफगानिस्तान अव्वल नंबर पे है, यानी 1 नंबर पे है। और इस देश की अर्थव्यवस्था का आधारिक संरचना है ड्रग्स, यानी ये जो देश है अफगानिस्तान का अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, तो पूरी तरीके से ड्रग्स पे आधारित है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स से ही लोगों का जीवन यापन होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे मुख्य रूप से कोई अन्य, जैसे हमारे भारत में फसल उगाया जाता है उस प्रकार का अन्य फसल बहुत ही कम मात्रा में उपजाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पे अफीम उपजाया जाता है और कुछ फल वगैरह होता है, सूखा जो फल वगैरह होता है वो सब उपजाया जाता है। तो ड्रग्स के मामले में 92% ये जो है पूरे विश्व का 92% है जो अफीम यहाँ पे ही उत्पादित किया जाता है, ठीक है, ये जानेंगे। उसके बाद बात करें कि अफगानिस्तान का जो सर्वोच्च जो सभा है उसको क्या कहा जाता है। अफगानिस्तान का सर्वोच्च सभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो लोया जिरगा।
अफगानिस्तान के सर्वोच्च सभा का नाम है क्या? लोया जिरगा कहा जाता है इसको, क्या? लोया जिरगा। उसके बाद एक बेमियान प्रदेश है, क्या? बेमियान प्रदेश। अब ये बेमियान जो प्रदेश है वो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा नगर है जो बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए ये जाना जाता है। कौन? बेमियान जो प्रदेश है वो। तो आपको कभी ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा नगर अफगानिस्तान का है, यानी निम्न में से कौन सा प्रमुख नगर अफगानिस्तान का है। तो उसमें रहेगा एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन अन्य प्रकार का दे देगा, एक बेमियान दे देगा। तो आपको उसमें से चुनना है कि बेमियान है जो अफगानिस्तान का एक बहुत प्रसिद्ध नगर है और ये प्रसिद्ध है बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए, ये खास करके जाना जाता है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं अब इसके कुछ विकास की ओर भी। तो इसके विकास की ओर कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान जो है वो HDI के मामले में विश्व के सबसे निचले पैदाने पे है। क्या? निचले पैदान पे है, निचले पायदान पे है। कहने का मतलब है HDI बोले तो H का मतलब ह्यूमन, D का मतलब डेवलपमेंट और I का मतलब इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक के मामले से अगर देखा जाए अफगानिस्तान को, तो इसके मामले में इसके बारे में ये पाया गया कि ये जो अफगानिस्तान है वो पूरे विश्व में निचले पायदान पे है HDI के मामले में, यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से विकास की जो प्रक्रिया है वो बंद हो चुकी है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से ड्रग्स पे क्या है? आधारित है। ठीक है। अब कहता कुछ और चीज़ें कि यहाँ के जाम की मीनार और बमियाना, यहाँ के जाम की मीनार, कुछ नोट की बातें हैं। जाम की मीनार और एक बेमियान जो प्रसिद्ध नगर था बुद्ध मूर्ति के लिए। जाम की मीनार और बेमियान, बामियान, ठीक है, बामियान है। जाम की मीनार और बामियान जो घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यानी जाम की मीनार और एक बामियान की जो घाटी है इसको यूनेस्को के जो विश्व विरासत सूची है उसमें सम्मिलित किया गया। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि अफगानिस्तान के कौन से चीज़ों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अफगानिस्तान की जो जाम की मीनार है उसे और एक बामियान जो घाटी है उसको सम्मिलित किया गया है। तो ये आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। उसके बाद कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि यहाँ की जो कुछ प्रमुख नगर आ रहे वो, तो यहाँ की प्रमुख नगर है कंधार। कौन कौन? कंधार, आप लोग नोट करेंगे। कंधार है, बेमियान है जो कि बुद्ध मूर्ति के लिए जाना जाता है। उसके बाद गजनी, गजनी एक मूवी है आमिर खान का, आप लोग शायद देखे होंगे, बहुत ही पुराना मूवी है और बहुत ही अच्छा भी मूवी है। गंधार, बेमियान और गजनी यहाँ का मुख्य क्या है? प्रमुख नहर, ये प्रमुख क्या है? यहाँ का नगर है। उसके बाद हेरात, हेरात भी अफगानिस्तान का एक नगर है। उसके बाद मजार ए शरीफ यहाँ की महत्वपूर्ण नगर है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अफगानिस्तान का कुछ महत्वपूर्ण नगरों का नाम लिखे, तो उसमें आप लिख सकते हैं कंधार, बेमियान, गजनी, हेरात, मजार ए शरीफ। ये अफगानिस्तान का क्या है? प्रमुख नगर है जो कि आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब ये तो हो गया। अब कुछ नोट की बातें में, नोट की बातें में क्या जानना है आपको? ये नोट करेंगे। नोट की बातें में क्या जानना है? तो नोट की बातें में ये जानना है कि ईरान का चाबाहार में, यानी चाबाहार है जो वो कहाँ? ईरान में है। ईरान के चाबाहार में भारत की सहायता से चाबाहार बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा। चाबाहार बंदरगाह का निर्माण करवाया जा रहा है। ये देखिए क्या नोट की बातें आपको करना है
कि ईरान में एक जगह है, ईरान का एक नगर है चाबाहार। तो उस चाबाहार में क्या किया जा रहा है, भारत की सहायता से एक बंदरगाह बनाया जा रहा है जिसका नाम है चाबाहार बंदरगाह। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चाबाहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो वो ईरान में है। कहाँ? ईरान में है, क्योंकि चाबाहार वहीं पे एक नगर का नाम है। तो वहीं पे एक क्या बनाया जा रहा है, तो बंदरगाह बनाया जा रहा। चाबाहार बंदरगाह किसकी सहायता से? भारत की सहायता से। अब ये जो चाबाहार बंदरगाह है ये ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम, यानी सड़क मार्ग द्वारा अफगानिस्तान को जोड़ने को काम करती है। क्या करती है? जारांज से डेलाराम के बीच सड़क मार्ग से अफगानिस्तान को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक सड़क मार्ग को जोड़ता है? तो जारांज से डेलाराम के बीच अफगानिस्तान को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ने का काम करती है ये जो चाबाहार बंदरगाह है वो। अब एक और नोट की बातें में आप लोग क्या नोट करेंगे, एक फाइनली नोट की बातें हैं, आप लोग नोट कीजिए यहाँ पे। भारत और अफगानिस्तान के बीच, यानी कि आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दूसरे हवाई आर्थिक गलियारा आरंभ किया जा रहा है जो काबुल और मुंबई तक है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और अफगानिस्तान का जो व्यापारी रिश्ते उसको मजबूत, यानी व्यापारिक धंधे को बढ़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान अपने दोनों में साझा करके एक क्या हवाई गलियारा, आर्थिक हवाई गलियारा बनाने का काम कर रहा, हवाई आर्थिक गलियारा बनाने का काम कर रहा है। जो ये जो गलियारा होगा वो ये है, जो हवाई गलियारा होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो काबुल से लेकर, कहाँ से? काबुल से लेकर मुंबई तक। काबुल कहाँ है? तो अफगानिस्तान का राजधानी है। आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक संबंध हुआ और उस संबंध में यह निर्णय लिया गया क्या, कि हमें आपस में मिलकर एक हवाई आर्थिक गलियारा का निर्माण करें ताकि हम दोनों अपना व्यापार आसानी पूर्वक कर सकें। हम आपसे भी कुछ चीज़ों को व्यापारिक कर सकते हैं और आप हमसे कर सकते हैं। तो यही बात पे वार्तालाप हुआ और फाइनल डिसीजन यही लिया गया और मुख्य रूप से काबुल से मुंबई तक का एक हवाई आर्थिक गलियारा बनाया गया। तो ये रहा अफगानिस्तान एक समग्र अध्ययन। बताइए कि कैसा लगा ये। इससे काफ़ी सारा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। अगर आपको अच्छे क्या बनना है, अच्छे सक्सेस व्यक्ति बनना है, तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको माइंड में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट लिए, एक दो टॉपिक रट लिए या फिर एक दो महीना पढ़ लिए या फिर 3 महीना पढ़ लिए, एक दो बुक पढ़ लिए, हो गए महान। ऐसा नहीं है। आपको क्या सक्सेस करने के लिए, खास करके जो ऊंचे आपको लक्ष्य है उसको पार करने के लिए आपको जी जान से मेहनत करना होगा और एक एक पॉइंट को कवर करना होगा। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि इतना बताने की क्या ज़रूरत था, जो मेन था उसे बताते। क्या पता हम जिस चीज़ों को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं उसी को एग्ज़ाम में दे दे, ऐसा भी तो होता है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो चीज़ों हम छोड़ के चलते हैं कि छोड़ो इतना पढ़ेंगे तो कभी ख़त्म होगा, तो जिस चीज़ों को छोड़ते हैं उसी चीज़ को एग्ज़ाम में दे देता है। क्योंकि एग्ज़ाम लेने वाला कोई कंप्यूटर नहीं है, आदमी ही है। तो उसको पता है कि कौन सा आदमी क्या पढ़ रहा है, उसको पता है कि क्या स्टूडेंट पढ़ रहा है और हमें क्वेश्चन कहाँ से देना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करना है कि कुछ पॉइंट को छोड़कर चलते हैं। नहीं, आपके पास अभी टाइम है, आप अभी बेसिक से तैयारी कीजिए, बिल्कुल विस्तार में पढ़िए। उसके बाद आप शॉर्ट बना सकते हैं। आप खुद पढ़कर जब आपको पूरे नॉलेज हो जाए किसी टॉपिक के बारे में तो आप उसको शॉर्ट बना सकते हैं। तो शॉर्ट बनाकर आप अपने कॉपी में, आप अपने रूम में चिपका सकते हैं ताकि आपको जब उसका रिवीजन करना रहे तो आप शॉर्ट यानी कम से कम समय में उसका रिवीजन कर लें। लेकिन जब उससे जुड़े प्रश्न आए तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखने आपको आना चाहिए। और ये काम कब होगा, जब आप किसी टॉपिक को पूरे विस्तार में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे, फिर कुछ बातें होते रहेगी। क्योंकि सफल होने के लिए सिर्फ एक दिन मेहनत नहीं करना, एक दिन मेहनत करने से कोई सफल नहीं बनता। इसके लिए सदियों एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, एक लंबी मुसीबत की घड़ियों से गुजरना होता है। लेकिन क्या अगर घड़ी भी यही सोच ले कि हमारे पास मुसीबत है, आज हम रुक जाते हैं, आज हम नहीं चलते हैं,
तो दुनिया क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में आप सोचिए, दुनिया में सिर्फ एक दिन के लिए घड़ी बंद हो जाए, सभी का घड़ी किसी कारण से बंद हो जाए, हाहाकार मच जाएगा। मोबाइल का टाइम, जितने भी प्रकार का टाइम देखने का जो स्रोत है वो बंद हो जाए, हाहाकार मच जाएगा। तो जब एक घड़ी, हमें घड़ी से सीख लेनी चाहिए कि एक घड़ी है जो एक छोटी सी एक कील होती है, कांटी का कील होती है, वो अपने इतने, उसके पास इतने जो छोटा है पर उसके पास इतना जुनून है कि वो अपने जुनून के द्वारा एक सेकंड भी रुकने का काम नहीं करती है। हर सेकंड बढ़ते रहती है, फक 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 बढ़ रहा है, ठीक है, कभी नहीं घड़ी रुकती है, निरंतर प्रयास में लगा रहता है। तो आपको घड़ी से सीख लेनी ही चाहिए कि एक स्टूडेंट का भी जीवन एक घड़ी की तरह होता है, जो कि यह दर्शाता है कि आपको दिन रात हर सेकंड कुछ न कुछ, खाना भी खा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ बातें चलाते ही रहना, पढ़ाई से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े। क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट जब शिक्षा की बातें नहीं करेगा तो बताइए कौन करेगा। तो आपको ये सारे बातों आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। और लोगों को, दूसरे जो बच्चे हैं, जो आपको लगता कि नहीं ये बच्चे को सीख की ज़रूरत है, तो उसे ज़रूर सीख दें। अच्छे व्यक्ति का यही कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टैलेंट है और हम किसी को उसको हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसे हम हेल्प भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति की बात नहीं है। तो चलिए फिर बातें, मुलाकातें होते रहेगी आपसे प्रतिदिन। आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया इजाज़त लेने की। आप बताइए कि कैसा लगा हमारा क्लास। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मात्र एक ऐसा चैनल है ये, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। और ये सिर्फ बोलने से नहीं होता। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को खोलकर आप देखें कि उसमें कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया गया। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, मैथ, टोटल साइंस पे भी वीडियो बनाया गया, सारे सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री पे भी वीडियो बनाया गया, बिहार स्पेशल का अलग वीडियो, भारत एक समग्र अध्ययन अलग वीडियो, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक अलग वीडियो। अभी ये सब सेशन चल रहा है। तो आपको सारे यहाँ पे एजुकेशन से जुड़े जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। मात्र एक ऐसा चैनल है, ठीक है। तो आपको इसमें समय का भी बचत होगा। आप इधर उधर का फालतू का चैनल मत देखा कीजिए। अब ये हम नहीं बोल रहे कि मेरे अलावा किसी, आपको जिसका भी चैनल अच्छा लगता है आप एक ही चैनल को चूज कीजिए। ढेर सारा चैनल देखने से आपको क्या होगा, आपका माइंड भटकेगा, उससे आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ आप मेरा चैनल देखें। हम कह रहे क्या कि जो व्यक्ति का अच्छा आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति अच्छे से समझाता है, ये अच्छे अच्छे टॉपिक हर दिन लाता है, तो आप उसका चैनल बेहिचक सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आप ही को फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा, कोई कुछ नहीं लगता है कि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद आपको अफसोस होगा कि मेरा पैसा भी खर्च हो गया, हम इसको सब्सक्राइब भी कर दिए और कुछ सीखे भी नहीं। कोई अफसोस जताने की बात नहीं है। आप लोग फालतू चैनल बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, जैसे भोजपुरी सॉन्ग का या कोई भी अदर चीज़ें हैं। अब ये नहीं बोल रहे कि भोजपुरी सॉन्ग नहीं सुनो, हर व्यक्ति का अपना पसंद होता है, सब कीजिए। लेकिन हम ये, मेरा कहने का मुख्य मकसद ये है कि सच्चे व्यक्ति का साथ दीजिए। अगर किसी का चैनल अच्छा है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, गलत कॉमेंट ना करें, क्योंकि आप एक गलत कमेंट करेंगे और 1000 व्यक्ति ऐसा है जो सही कमेंट करेंगे, तो आप कितना हो गलत कमेंट करेंगे, वो कमेंट को कोई नहीं देखता, वो ढक जाएगा। तो आपका उससे क्या होगा, आपका जब वो जो व्यक्ति का चैनल है जब वो देखेगा आपका कमेंट, तो आपसे वो क्या करेगा, ईर्ष्या पालन करने लगेगा, आपको वो गलत आदमी साबित कर सकता है। और इतने ही नहीं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है। लेकिन कौन, अच्छे लोगों का काम है कि बुरे लोगों से नहीं उलझे। तो यही सोचता है हर, देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे चैनल पे कि बंदे हैं जो इतना अच्छे से पढ़ाता है फिर भी उसको कुछ ऐसा कमेंट कर देता है जिससे वो बेचारा डीमोटिवेट हो जाता है, बुरा लगता है। किसी को भी अगर आप मेहनत करो, आपको हम कुछ गलत कमेंट करें, आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तो जाहिर सी बात है सारे इंसान के साथ इसी तरीके से होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, इसे नोट करेंगे और एक चार्ट पेपर में पॉइंट बाई पॉइंट लिखकर अपने दीवार में चिपकाएं। जितना भी टॉपिक आप पढ़ते हैं पूरे दीवार में एकदम चिपका दीजिए। क्या करना आपको, पूरी दीवार में, ऐसे भी तो हम लगाते हैं ना, सलमान खान का, कैटरीना कैफ का, अदर का फोटो लगाते हैं। तो उसी तरीके से उसके जगह पे हमें भगवान का ये सब का फ़ोटो नहीं लगाना, भगवान का एक फ़ोटो काफ़ी है हमारे रूम में पूजा पाठ करने के लिए। क्योंकि सारे भगवान का फ़ोटो लगाने से आप सारे भगवान का दाता नहीं बन जाएंगे, सारे भगवान का भक्त नहीं बन जाएंगे। असली भक्त स्टूडेंट हम हैं, तो असली भक्त है
हम तब बनेंगे जब हम पढ़ाई में जी जान से जुटे रहेंगे और पढ़ाई से रिलेटेड ही हम चीज़ों को कंटेंट को चिपकाएंगे दीवार में। तो ये सब कंटेंट आप इकट्ठा करना सीख ले, दीवार में चिपकाएं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बार करके बस देखिए। तो चलिए, अभी तक फिर मिलेंगे हम लोग। अभी तक जो बातें बोले उसे आप लोग गौर करेंगे, एक बार सुनेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे एजुकेशन से जुड़े वीडियो के साथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।